हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 24 मई के फर्स्ट एडिटोरियल की। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कुछ कोर्सेज के बारे में। ग्रामर का कोर्स और ट्रांसलेशन वाला बैच, ये दोनों ही उपलब्ध हैं न्यू एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक और एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस इंग्लिश। इसका पहले नाम आशीष क्लासेस था, अभी इसको आशीष क्लासेस इंग्लिश कर दिया गया है। यहाँ पर आपको एडिटोरियल वाला बैच मिलेगा जो वेंसडे से स्टार्ट करते हैं। मीन्स अब मंगलवार है कल, तो बुधवार को स्टार्ट हो जाएगा बैच। तो ये बैच 2 एडिटोरियल्स यहाँ पे पर डे मिलते हैं। एक एडिटोरियल जो आपको शाम को 5 बजे यहाँ पर मिल रहा है, यही आपको जल्दी मिल जाता है यहाँ पे। और एक और एडिटोरियल लेट नाइट, हालांकि वो बोर्ड पर नहीं होता है, मोबाइल स्क्रीन पर नजर आएगा, लेकिन दोनों का PDF आपको मिलेगा। 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलेंगे। तो मंडे टू फ्राइडे ये सेशन चलते हैं हमारे। ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स उपलब्ध है, ये आप बाई कर सकते हैं। कुछ ई बुक्स भी हैं जिनमें अभी एक नई ई बुक जोड़ दी गई है। ई बुक्स दोनों एप्लीकेशन पर कहीं से भी आप बाई कर पाएंगे। एक और नई ई बुक जनवरी, फरवरी, मार्च के जो वर्ड्स हैं, एडिटोरियल वर्ड्स, उसकी ई बुक लॉन्च कर दी गई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का एडिटोरियल जो है वो फाइनेंशियल आर्टिकल है, गारंटर बिवेयर इस नाम से है। और आपको पता होना चाहिए कि हम द हिंदू के साथ साथ अब फाइनेंशियल एक्सप्रेस के भी 1-2 स्लाइड्स डिस्कस करते हैं। तो एंड में आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी इसी में जोड़ दिया गया है। तो जो स्टूडेंट बिजनेस आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, जो बिजनेस न्यूज़ कैसे पढ़ें ये सीखना चाहते हैं, वो एंड तक बने रहें। लास्ट में आपको वो चीज़ें भी मिलेंगी। लास्ट में आपको रिवीजन भी मिलेगा। जो पीछे के सेशंस में हमने वर्ड्स देखे हैं उनका हम रिवीजन करेंगे, उनके सिनोनिम्स रिकॉल करेंगे। और बाकी आप सीखते ही यहाँ पे ग्रामर, ट्रांसलेशन, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, सब कुछ एक ही सेशन में आपको मिलता है। बस आप लोग ज़रूर से लाइक करें सेशन को, क्योंकि आपका एक लाइक कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है शायद इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। आप एक लाइक करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है एजुकेटर में, और चैनल की ग्रोथ में भी बहुत बड़ा योगदान आपके लाइक का। तो लाइक करें, ज़रूर से शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं गारंटर बिवेयर नाम से इस आर्टिकल को। देखो, बिवेयर शब्द है, इसका मतलब होता है सावधान रहना। गारंटर पता ही है, तो गारंटर का मतलब गारंटी लेने वाला। गारंटर का मतलब गारंटी लेने वाला। जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए लोन लिया आपने बैंक से, तो बैंक एक गारंटर मांगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो आपके बिहाफ पर गारंटी ले सके कि आपका लोन अगर नहीं चुकाया जाएगा तो फिर वो बीच बचाव करके लोन चुकता कर देगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गारंटर। अब यहाँ पे एक नया प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दिया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अभी तक तो कोई बात नहीं थी, अभी तक तो गारंटर का कोई लेना देना था नहीं, लेकिन अब क्या करेंगे हम कि गारंटर से भी पैसा वसूलने की कोशिश करेंगे। गारंटर पर केस दर्ज कर दिया जाएगा अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं चुकाता है तो। ठीक है, तो इसके विषय में आर्टिकल। तो बिवेयर का मतलब सावधान रहना है, और गारंटर है वो नाउन है, बिवेयर वैसे वर्ब है। ठीक है, तो गारंटर बिवेयर का मतलब है कि गारंटर सावधान रहे। अब गारंटर बिवेयर के साथ में वैसे ऑफ लगता है, बिवेयर के साथ में प्रेपोजिशन ऑफ लगता है अगर आपको दे रखा हो कि किससे सावधान रहने की बात कर रहा है तब। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, इसका ऑब्जेक्ट तो दे नहीं रखा। अगर ऑफ लगाएं तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिएगा, चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑफ लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। अब देखते हैं, देखो जो अंडरलाइंड पार्ट है वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। जो आपको एक अलग से कलर में ये नजर आ रहा है वो सारे वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। अपहोल्डिंग, अपहोल्ड का मतलब है सपोर्ट करना, बैक करना, डिफेंड करना, मतलब समर्थन करना, एडवोकेट करना। अपहोल्डिंग दे रखा है तो मतलब यहाँ पे हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है जिसमें अपहोल्ड किया गया है, सपोर्ट किया गया है किसको? क्रेडिटर्स के राइट को। क्रेडिटर्स के बाद में देखो अपोस्ट्रोफे का प्रयोग है। तो जब आप किसी सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं तो अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं, और अगर नाउन प्लूरल है, अगर लास्ट में एस दे रखा है तो फिर अपोस्ट्रोफे का प्रयोग करते हैं आप। ठीक है, क्रेडिटर कौन होता है? ये उधार लेने वाला व्यक्ति है, सॉरी उधार देने वाला व्यक्ति। एक होता है डेटर, DEBTOR, आगे आ जाएगा नाम, ये देखो दे रखा है यहाँ पे। तो ये होते हैं उधार लेने वाले, ये होते हैं उधार देने वाले। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है उसमें अपहोल्ड किया गया है, सपोर्ट किया गया है किसको? जो भी व्यक्ति, जो संस्था उधार दे रही है उसके अधिकार को, उसके राइट को। टू प्रोसीड अगेंस्ट, अधिकार किस चीज का है कि वो कार्यवाही कर सकते हैं। प्रोसीड का मतलब कार्यवाही करना, अगेंस्ट किसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं? पर्सनल गारंटर्स, जो भी व्यक्तिगत गारंटर हैं, टू लोन्स, है ना, तो जो भी व्यक्तिगत गारंटर थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और गारंटर किसके लिए थे? लोन्स के लिए। और लोन्स कौन से? प्रोवाइडेड बाय देम, जो उनके द्वारा प्रोवाइड करवाए गए। किनके द्वारा? इन क्रेडिटर्स के द्वारा। ठीक है, टू अ कॉर्पोरेट बोरोवर, और किसको प्रोवाइड करवाया गया लोन?
किसी कॉर्पोरेट बोरोवर को, बोरोवर का मतलब भी कर्जदार, जो लेनदार है, देनदार को बोलते हैं लेंडर। हेल्प्स, अब ये जो जजमेंट है ये यहां पे हेल्प करता है किस चीज में, लिफ्ट द अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता है उसको उठाने में। लिफ्ट का मतलब उठाना, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, ओवर द एक्सटेंट, किस बात को लेकर, उस स्तर को लेकर, उस डिग्री को लेकर, एक्सटेंट का मतलब स्तर, टू विच, जिस स्तर तक बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल लेंडर्स, जो बैंक और अन्य जो वित्तीय जो लेंडर्स हैं, जो भी बैंक के द्वारा उधार दिया गया हो या किसी अन्य फाइनेंशियल लेंडर के द्वारा उधार दिया गया हो, कैन परस्यू, तो इस स्तर तक, जिस स्तर तक बैंक्स और अन्य जो फाइनेंशियल लेंडर्स हैं वो परस्यू कर सकते हैं। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना। अब यहां पे परस्यू का मतलब नोट कर लो, फॉलो करना, चेज करना या फिर गो आफ्टर, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। तो ये परस्यू कर सकते हैं नॉट ओनली द कॉर्पोरेट डेटर, ना केवल कॉर्पोरेट डेटर को, डेटर का मतलब कौन हो गया, जो लेनदार है, जिसने पैसा लिया है, तो ना केवल कॉर्पोरेट लेंडर को बट ऑल्सो द इंडिविजुअल्स, बल्कि इंडिविजुअल्स को भी, ठीक है। हु हैड फर्निश्ड पर्सनल गारंटीज, अब ये इंडिविजुअल्स कौन है, इसको हु लगाकर बताया, रिलेटिव प्रोनाउन है, वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने पर्सनल गारंटी दी थी। फर्निश का मतलब है देना, प्रोवाइड करना, गिव करना, जिसने पर्सनल गारंटी दी थी, किसको, टू, किसके लिए, टू इनेबल द फ्लो ऑफ क्रेडिट, ताकि, इनेबल मतलब समर्थ हो सके, ये मतलब लोन का, जो ये क्रेडिट का मतलब लोन ही है, इसका मतलब भी लोन है, ताकि इसका फ्लो हो सके, टू द कंपनी, फ्लो का मतलब ये कंपनी के पास लोन जा सके। दे हैड स्टूड श्योरिटी फॉर, उस कंपनी के लिए जिनके लिए उन्होंने स्टूड श्योरिटी फॉर, उन्होंने श्योरिटी दर्शाई है, निश्चितता दर्शाई है कि भी लोन नहीं चुकेगा तो मैं जिम्मेदार हूं, ठीक है। अभी देखो बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, टुकड़ों में तोड़ते हैं इसको। पहली चीज तो ये समझो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहां पे हेल्प्स है, ठीक है। दूसरी चीज ये समझो कि बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल लेंडर सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब है कैन परस्यू। फिर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका जो कनेक्शन है वो इंडिविजुअल से है, तो इसकी वर्ब है वो हैड फर्निश्ड है। फिर दे सब्जेक्ट है तो हैड स्टूड इसकी वर्ब है, ठीक है। इतना तो सब्जेक्ट और वर्ब निकाला। बाकी जो वर्ड्स थे इसमें अपहोल्ड का मतलब क्या है, वो सपोर्ट, बैक या डिफेंड है, एडवोकेट भी कह सकते हो, समर्थन करना, सपोर्ट करना। फिर यहाँ पे एक्सटेंट एक शब्द है, एक्सटेंट का मतलब डिग्री से है, स्तर से है। फिर ये इसके बाद में एक फर्निश शब्द है, फर्निश का मतलब प्रोवाइड या गिव है, ठीक है। एक यहाँ पे परस्यू है, परस्यू का मतलब फॉलो, चेज या गो आफ्टर है, मतलब पीछा करना है ना, अनुसरण करना इसको बोलते हैं, अनुकरण करना। फर्निश का मतलब देना होता ही है। तो ये सब कुछ हमने देखा, सब्जेक्ट निकाला, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है वो देख लिए। एक बात यहाँ पे काम की है कि हेल्प के साथ में जब आप वर्ब लगाते हो, तो ये बता भी चुका काफी बार मैं, या तो V0 लगाते हैं या 2+ V0 लगाते हैं। V0 को कहा जाएगा ग्रामर की भाषा में बेयर इन्फिनिटिव, और 2+ V0 को कहा जाएगा इन्फिनिटिव। तो आप इन्फिनिटिव भी लगा सकते हो, बेयर इन्फिनिटिव लगा सकते हो, लेकिन इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हेल्प का प्रयोग है वहां पे बेयर इन्फिनिटिव जो है वो ज्यादा प्रचलन में है, तो V0 का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। ये देख रहे हैं आप V0 का प्रयोग। अब मैं इसको रिपीट कर देता हूं, क्या कहना चाह रहा था। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें सपोर्ट किया गया है जो भी लोन देने वाला है उसके अधिकार को, और अधिकार क्या कि वो कार्रवाई कर सकते हैं किसके खिलाफ, पर्सनल गारंटर्स के खिलाफ। और पर्सनल गारंटर्स किसके हैं, उसके लिए जो पर्सनल गारंटी जिन्होंने ली थी उस लोन के लिए जो लोन्स इन क्रेडिटर्स के द्वारा दिया गया था किसी कॉर्पोरेट बोरोवर को। तो ये जो जजमेंट आया है ना, तो ये जजमेंट जो है वो सहायता करता है किस चीज में, कि यहां पे जो अनिश्चितता के बादल थे, अनिश्चितता की स्थिति थी कि किस स्तर तक, मतलब उस स्तर तक की अनिश्चितता जिसमें बैंक्स और अन्य जो फाइनेंशियल लेंडर्स हैं वो पीछा कर सकते हैं, वो चेज कर सकते हैं, वो पीछे जा सकते हैं, ना केवल कॉर्पोरेट डेटर के बल्कि इंडिविजुअल्स के भी, वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने की पर्सनल गारंटी दी थी, किसके लिए, ताकि कंपनी के पास लोन चला जाए, वो कंपनी जिसके लिए उन्होंने श्योरिटी दर्शाई थी। बात समझ में आ रही है। इस पूरी कहानी का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह कहा गया है कि भाई अब इसने जो लेंडर है उसके अधिकारों को इसने सपोर्ट किया है। वो अधिकार ये है कि भाई लेंडर ने चाहा था कि भाई हम लोग चाहते हैं कि पैसा तो आना चाहिए, कि कितना एनपीए को आप सहन करोगे, कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट को सहन करोगे, तो यहाँ पे पैसा तो आना चाहिए। अब यहाँ पे अधिकार ये बताया है कि भाई आप लोग अब गारंटर के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हो। गारंटर वो जिसने कि सपोर्ट किया था कंपनी को कि भी उसके बिहाफ पर ही तो पैसा आपको मिला था बैंक के द्वारा या किसी अन्य वित्तीय कोई भी लेंडर है, कोई भी कंपनी है उसके द्वारा। तो यहाँ पे
इनके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार दे दिया है। सीधी सीधी बात यह है, समरी इसकी यही है, इस पूरे स्लाइड में यही कह रखा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उस जजमेंट के द्वारा क्रेडिटर्स के जो अधिकार हैं उनको सपोर्ट किया गया है कि भाई आप पर्सनल जो गारंटर्स हैं जिन्होंने लोन के लिए गारंटी दी थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो अगर आपका पैसा वापस नहीं आता है तो। ठीक है, इतनी सी बातें हैं। बाकी हमने सब्जेक्ट और वर्ब देख लिए, हमने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो देख लिए, एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट ये पे हेल्प वाला ध्यान रखना, इसको हमने देख लिया। ठीक है, इससे आगे देखिए, दिस ऑट टू बी ऑफ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस। अब ये जो कहानी हुई है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ये यहाँ पे होना चाहिए। ऑट टू बी मतलब होना चाहिए। ऑट टू एक मॉडल है पूरा ही, ठीक है, तो ऑट टू मॉडल है, मॉडल के साथ में V0 लगाते हैं तो V0 है। तो यह जो चीज है वो सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस, सिग्निफिकेंट का मतलब लिख लो कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कंसिडरेबल, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है आउटकम, रिजल्ट, परिणाम। तो इसका बहुत बड़ा परिणाम निकलेगा, इसका बहुत बड़ा परिणाम निकलना चाहिए। किसके लिए? टू द फाइनेंशियल सिस्टम, जो भी वित्तीय सिस्टम है उसके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाला है डिसीजन जो आया है सुप्रीम कोर्ट का। ऑलरेडी पहले से ही अंडर ए माउंटेन ऑफ बैड लोन्स, तो वो फाइनेंशियल सिस्टम जो पहले से ही किसके तहत है, किसके अधीन है? माउंटेन का मतलब पर्वत, पहाड़ होता है, बैड लोन्स का मतलब जो लोन अब आपके पास पैसा वापस आने वाला नहीं है। भी आपने लोन दिया, बैंक ने लोन दिया, अब वो लोन जो है वापस आने वाला लगता है नहीं, वो स्ट्रेस्ड लोन हो गया है, वो एनपीए की कैटेगरी में चला गया है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला गया है, पैसा वापस नहीं आएगा, उसको बोलते हैं बैड लोन। तो पहले से ही इन पर पहाड़ है, किसका? बैड लोन्स का। बाई हेल्पिंग, अब ये कैसे, यहाँ पे बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा, बाई हेल्पिंग एक्सपेडाइट द रेजोल्यूशन ऑफ सच स्ट्रेस्ड एसेट्स। एक्सपेडाइट क्या होता है? एक्सपेडाइट का मतलब है स्पीड अप, एक्सिलरेट, स्टेप अप, गति तेज करना। ठीक है, द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब निपटारा, रिजोल्व करने का प्रोसेस। सच का मतलब ऐसे, स्ट्रेस्ड एसेट्स का मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। कहने का मतलब जो बैड लोन की कैटेगरी में चले गए हैं ना, उनका रेजोल्यूशन करने की प्रोसेस को तेज कर दिया जाएगा इस प्रक्रिया से। रिपीट कर रहा हूं, ये जो चीज है ये बहुत बड़ा यहां पे इसका कॉन्सिक्वेंस निकलना चाहिए, इसका परिणाम बहुत बड़ा निकलना चाहिए। किसके लिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया है कि वो फाइनेंशियल सिस्टम जो कि बैड लोन्स का, जिन पर बहुत बड़ा बोझ पहले से ही है। ठीक है, और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि भाई यहाँ पे जो इस प्रकार के जो बैड लोन के एसेट्स हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जिनसे पैसा वापस नहीं आ पा रहा है, उसके निपटारे को यहाँ पे एक्सपेडाइट कर दिया जाएगा, उसके निपटारे को यहाँ पे गति तेज कर दी जाएगी, तेज गति से ये कार्यवाही हो पाएगी। ऐसा करके यहाँ पे ये जजमेंट जो आया सुप्रीम कोर्ट का, ये अच्छे सिग्निफिकेंट, मतलब एक सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस का आया है। अब देखो, दिस सब्जेक्ट था ought to, ये बी जो है वर्ब है इसकी, सिग्निफिकेंट कंसिडरेबल है, कॉन्सिक्वेंस का आउटकम है, स्ट्रेस्ड का नॉन परफॉर्मिंग है, एक्सपेडाइट का मतलब ये है, और हेल्प के बाद में मैंने अभी सिखाया आपको कि V0 या 2+V0, तो यहाँ पे हेल्प के बाद में एक्सपेडाइट जो है वो V0 का प्रयोग है। ठीक है, तो आप किसी भी स्लाइड में, किसी भी सेंटेंस में, जब कभी भी आप पढ़ते हैं आर्टिकल, कोई भी न्यूज़पेपर, किसी प्रकार की भी न्यूज़ हो, आप इतना सा काम करें, सब्जेक्ट निकालें, वर्ब निकालें, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो निकालें, ग्रामर का कॉन्सेप्ट जहां कहीं भी आपको मिलता है उसको नोट करते चलें। ये सब चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, आगे बढ़े। द 2 जज बेंच, अब कह रहा है 2 जज की बेंच। यहाँ पे ग्रामर का कॉन्सेप्ट बता दूं आपको मैं कि जो 2 है वो नंबर है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, जज है वो नाउन है, बेंच भी नाउन है। तो अगर ऐसी स्थिति हो नंबर प्लस नाउन, तो ये बीच वाली जो नाउन है ना, ये बन जाती है नाउन मॉडिफायर, क्योंकि इस नाउन को मॉडिफाई कर रही है, और नाउन मॉडिफायर जो है उसको आप ग्रामर की भाषा में इक्वल मानते हैं एडजेक्टिव के। और आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं बनता है, यही कारण है कि यहाँ पे 2 होने के बावजूद भी हम जजेस नहीं लगाते हैं। अगर ये बेंच नहीं हो तो फिर ये नाउन मॉडिफायर नहीं है, सिंपल नाउन है, और नाउन है तो फिर ये जजेस हो सकता है। लेकिन बेंच चूंकि आगे दे रखा है तो ये बेंच को मॉडिफाई करने के लिए नाउन मॉडिफायर का काम करेगा, तो जजेस नहीं होगा। ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट याद रखना। द 2 जज बेंच, 2 जज की जो बेंच है, वॉज कंसिडरिंग, वो यहाँ पे विचार विमर्श कर रही थी। कंसिडर करने का मतलब सोच रही थी, विचार कर रही थी, किस बारे में? अ क्लच ऑफ पिटिशंस। क्लच का मतलब ग्रुप, कलेक्शंस हैंडफुल, मुट्ठी भर, छोटा सा ग्रुप उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 जज की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, अब ये डिसीजन कैसे आया उसकी थोड़ी कहानी बता रहा है, पृष्ठभूमि बता रहा है, बैकग्राउंड बता रहा है। तो 2 जज की जो बेंच है वो यहाँ पे सोच विचार कर रही थी, डिस्कस कर रही थी, किस बारे में? अ क्लच ऑफ पिटिशंस, उन याचिकाओं के ग्रुप के बारे में। कुछ यहाँ पे याचिकाएं आई हुई थी, और याचिकाएं क्या थी? चैलेंजिंग, उनमें चुनौती दी गई थी याचिकाओं में द गवर्नमेंट्स 2019 नोटिफिकेशन,
कि सरकार के द्वारा 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको चैलेंज करने वाली याचिकाएं यहां पे थी और उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब ये नोटिफिकेशन के बारे में है कि नोटिफिकेशन क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, कनेक्शन हो गया एंटेसिडेंट से, इसको एंटेसिडेंट बोलते हैं पहले वाले वर्ड को। तो वो नोटिफिकेशन जिसने क्या किया था, मेड पर्सनल गारंटर से सेपरेट कैटेगरी, उसमें जो पर्सनल गारंटर्स हैं जो यहाँ पे लोन के लिए गारंटी देते हैं, उनको इस नोटिफिकेशन ने एक सेपरेट कैटेगरी बना दिया था कि ये एक अलग क्लास है, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों की, हु कुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट। अब ये हु किसके लिए है, इन इंडिविजुअल्स के लिए। तो वो इंडिविजुअल्स जिनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए कुड आ सकता है, हालांकि होता है कैन का पास्ट, तो पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की कैपेसिटी के लिए भी कुड आ सकता है, और कुड का प्रयोग हम कर सकते हैं प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए भी। तो वो इंडिविजुअल्स जिनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, किसके तहत कर सकते हो, ये एक यहाँ पे नियम है इनके पास, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ना, इसको शॉर्ट में आईबीसी बोलते हैं। तो इसके तहत कार्यवाही इनके खिलाफ हो सकती है एज पार्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। और ये किसका पार्ट है, ये जो कोड है ना, ये पार्ट है दिवालियेपन की जो प्रक्रिया होती है, इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन, बैंक्रप्सी भी यही होता है। तो ये जो प्रक्रिया है ना, उसके तहत ये कार्यवाही हो सकती है। इनिशिएटेड बाई, इनिशिएट का मतलब स्टार्टेड बाई, शुरुआत किसके द्वारा की गई है, लेंडर्स, जो पैसा उधार देते हैं उनके द्वारा, अगेंस्ट डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट एंटिटीज, किसके खिलाफ, उन कॉर्पोरेट एंटिटीज का मतलब ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, संगठन मान लीजिए, उन कॉर्पोरेट एंटिटीज के खिलाफ जो डिफॉल्टिंग है, जो पैसा वापस नहीं दे रही हैं। डिफॉल्ट का मतलब यही है कि पैसा ले तो लिया, वापस नहीं चुका रहे हो आप। रिपीट कर देता हूं, यहां तक की कहानी क्या है कि 2 जज जो बेंच है, 2 जज की जो बेंच है, वो यहां पे विचार विमर्श कर रही थी। ये बता रहा है बैकग्राउंड कि ये भाई डिसीजन कैसे आया। तो 2 जज थे, उन्होंने मिलकर यहाँ पे कंसीडर कर रहे थे उन याचिकाओं को जिन याचिकाओं में चैलेंज किया गया था गवर्नमेंट के 2019 के नोटिफिकेशन को। नोटिफिकेशन के बारे में कहा कि इस नोटिफिकेशन में क्या था, इसमें जो व्यक्तिगत गारंटर्स थे किसी भी उसको इस नोटिफिकेशन ने एक इंडिविजुअल्स की डिफरेंट कैटेगरी मान लिया था, ठीक है। और इस कैटेगरी के खिलाफ, उस नोटिफिकेशन के अनुसार इस कैटेगरी के खिलाफ यहां पे कार्रवाई हो सकती थी, किसके तहत, आईबीसी के तहत। ये आईबीसी जो है वो किसका पार्ट है, ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का पार्ट है, जो कि इनिशिएट किसके द्वारा होता है, लेंडर्स के द्वारा। भी आईबीसी ये जो कोड है कौन यूज करता है, ये लेंडर यूज करता है, किसके खिलाफ, डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट एंटिटीज के खिलाफ, जो पैसा नहीं चुकाती हैं उन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। तो यहां तक की कहानी में अगर देखें तो द 2 जज बेंच जो है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वॉज कंसीडर्ड है, फिर इसका दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसकी वर्ब जो है नोटिफिकेशन की वो मेड है, फिर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब जो है इंडिविजुअल्स की वो कुड भी है, फिर यहां पे क्लच है, क्लच का मीनिंग बता दिया मैंने आपको, इंसॉल्वेंसी है वो बैंक्रप्सी का सिनोनिम है, ठीक है। डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट एंटिटीज में अगर देखोगे तो कॉर्पोरेट एंटिटीज तो आपका कंपाउंड नाउन है, डिफॉल्टिंग यहां पे इसका एडजेक्टिव है, अगेंस्ट यहां पे इसका प्रेपोजिशन है, ठीक है। आगे बात करें, इन डिसमिसिंग द पिटिशंस, इन प्रेपोजिशन हो गया, डिसमिसिंग द पिटिशंस का मतलब हो गया भाई ऐसा करने में। अब ये इन का ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि हालांकि है तो वर्ब, लेकिन वर्ब को आईएनजी फॉर्म जोड़कर आप नाउन बना सकते हो। तो इस चीज में कि पिटिशंस को डिसमिस करने में भी याचिकाएं जो हैं उनको डिसमिस कर दिया। भी याचिकाओं पे जो सुनवाई कर रहे थे, ये 2 जज मिलकर बैठे थे, इन्होंने क्या किया, डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। तो इनको खारिज करते हुए द जजेस मेड क्लियर, जजेस ने यहां पे स्पष्ट कर दिया, जजेस सब्जेक्ट हो गया, मेड यहां पे वर्ब हो गई, दैट कंजंक्शन हो गया कि द गवर्नमेंट वाज राइट। जजेस ने क्या कहा कि गवर्नमेंट जो है बिल्कुल ठीक कहा, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जो था ना 2019 का, उसके सपोर्ट में डिसीजन दिया है इन 2 जजेस ने। इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट थी बिल्कुल ठीक थी इन कार्विंग आउट, किस चीज में ठीक थी, कार्व आउट करने में। कार्व आउट क्या होता है, मेक और क्रिएट, बनाने में। पर्सनल गारंटर्स एज ए सेपरेट स्पीसीज, स्पीसीज के बारे में बता दूं आपको मैं कि स्पीसीज एक नाउन है, स्पीसीज का प्लूरल भी स्पीसीज ही रहता है, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहेगा। तो 0 प्लूरल की कैटेगरी में इस नाउन को रखा जाता है, प्रजाति को बोलते हैं, क्लास को बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे इस जो पिटिशंस थी ना, जिनके बारे में कंसीडर कर रहे थे, जो क्लच ऑफ पिटिशंस की बात हमने पिछले स्लाइड में की थी, उनको डिसमिस करते हुए, उनको खारिज करते हुए जजेस ने यहां पे स्पष्ट कर दिया कि गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक थी, किस चीज में, कार्व आउट करने में, बनाने में, क्या, पर्सनल गारंटर्स एज ए सेपरेट स्पीसीज, कि जो गवर्नमेंट ने 2019 के नोटिफिकेशन में जो पर्सनल गारंटर्स थे उनको एक अलग सी क्लास मान लिया था, तो वो बिल्कुल ठीक है। तो इंडिविजुअल्स की एक बिल्कुल अलग क्लास है, ये इन 2 जजेस ने भी सपोर्ट किया गवर्नमेंट का। गिवन ये है प्रेपोजिशन, और गिवन जब प्रेपोजिशन हो सेंटेंस के बीच में हो तो उसका मतलब होता है कंसीडरिंग। तो ये देखते हुए, क्या देखते हुए, द इंटीमेट कनेक्शन, इंटीमेट का मतलब बिल्कुल क्लोज,
बहुत ही घनिष्ठ कनेक्शन को देखते हुए बिटवीन सच इंडिविजुअल्स, किन किन के बीच में, ऐसे जो इंडिविजुअल्स जो सपोर्ट करते हैं, जो गारंटी लेते हैं वो, एंड अब बिटवीन आ गया तो एंड तो आना ही था, कॉर्पोरेट एंटिटीज, जो कॉर्पोरेट जो उद्योग घराने हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, टू हुम जिनके लिए दे स्टूड गारंटी, जिनके लिए उन्होंने गारंटी दी थी। ठीक है, स्टैंड का मतलब खड़ा होना भी होता है, स्टैंड के और भी मतलब होता है, स्टैंड का मतलब टू बी भी होता है, स्टैंड का मतलब हैव भी होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टूड का मतलब यूं कह दो कि इसने फर्निश की थी गारंटी, इस प्रकार के स्टैंड के अलग अलग मीनिंग देता है, तो यहाँ पे स्टूड जो है वो गेव, प्रोवाइडेड इस अर्थ में आ रहा है। रिपीट कर देता हूं, तो पिटीशंस को खारिज करते हुए जजेस ने यहां पे स्पष्ट कर दिया कि गवर्नमेंट ठीक थी कि गवर्नमेंट ने पर्सनल गारंटर्स को एक इंडिविजुअल्स की अलग सी क्लास मान लिया था। कारण क्या था, क्यों कहा जजेस ने ऐसा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भी अगर आप गारंटी दे रहे हो इसका मतलब आपका संबंध तो है ही, घनिष्ठ संबंध है, इंटीमेट कनेक्शन है, किस किस का, ऐसे इंडिविजुअल्स का। ये इंडिविजुअल्स कौन है, जो गारंटी देने वाले हैं, और कौन, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज, ये कौन है, टू हुम जिनके लिए दे स्टूड गारंटी। अब ये स्टूड जो है वो सब्जेक्ट हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया, स्टूड यहां पे हो गई वर्ब, गारंटी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जिनके लिए इन्होंने गारंटी दी थी। सब्जेक्ट वर्ब निकालेंगे तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, गारंटी सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, फिर यहाँ पे दे सब्जेक्ट, स्टूड वर्ब। कार्व आउट का मतलब ये है, बाकी यहाँ पे बिटवीन दे रखा है तो बिटवीन दो के बीच की बात करता है, तो दो के बीच ही है, इंडिविजुअल्स हैं एक तरफ, कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, बिटवीन में एंड लगता है, सच के बाद में नाउन लगाते हो तो प्लूरल लग जाती है, अगर सिंगुलर हो तो उससे पहले ए या एन आ जाता है। मैं अनकाउंटेबल की बात नहीं कर रहा, काउंटेबल ही कर रहा हूँ। इंटीमेट का मतलब क्या है, क्लोज कह सकते हो। ठीक है, बैंक्स नाउ स्टैंड अ रियल चांस। अब ये स्टैंड है, यहां पे स्टैंड का मतलब है हैव अ रियल चांस, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, हैव अ रियल चांस। तो बैंक्स के पास अब एक वास्तविक अवसर है, बैंक्स के पास, बैंक्स सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब यहां पे स्टैंड है, तो बैंक्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, वरना ये सिंगुलर होता तो यहां पे स्टैंड्स होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जोड़कर वर्ब बिकम सिंगुलर। नाउ है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। बैंक्स जो है अब उनके पास चांस है, किस चीज का चांस है, ऑफ रिकवरिंग, रिकवरी करने का, रिकवरी करना तो पैसा जो दिया है वापस लेने का। सब्सटेंशियली का मतलब होता है कंसिडरेबली, कंसिडरेबली, तो बैंक्स जो है यहां पे कंसिडरेबली मतलब काफी बड़े स्तर पर कह सकते हो। ठीक है, इसको आप यूं कह सकते हो, सिग्निफिकेंटली कह दो, सिग्निफिकेंटली। ठीक है, बड़े स्तर पर रिकवरी कर सकता है, मोर अधिक, फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ ए स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट एंटिटी। और कैसे कर सकता है ये, रेजोल्यूशन करके, रेजोल्यूशन मतलब निपटारा करके, रिजोल्व करके। किसका निपटारा करना है, स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट एंटिटी का। स्ट्रेस्ड का मतलब जो कि नॉन परफॉर्मिंग हो गया, अभी सिखाया था मैंने, फर्स्ट स्लाइड में स्ट्रेस्ड वर्ड आया था। ये नॉन परफॉर्मिंग जो कॉर्पोरेट एंटिटी है, जो भी औद्योगिक घराना है या ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, जो स्ट्रेस्ड है, जो नॉन परफॉर्मिंग है, जो बैड लोन की श्रेणी में आ चुकी है, जो पैसा चुकाने में असमर्थ है, उसके रेजोल्यूशन को करके यहां पे रिकवर कर सकता है बड़ा स्तर पर। एज इन मोस्ट केसेस, कारण क्या है, क्योंकि ये एज जो है वो कंजंक्शन के रूप में है, क्योंकि अधिकांश केसेस में क्या होता है, इट हैज बीन द रिलेटिवली एफ्लुएंट प्रमोटर्स। अधिकांश केसेस में ये होता है कि इट हैज बीन, ऐसा रहा है, क्या, इट कौन, ये किसके लिए, ये हालांकि एम्फेसाइज करने के लिए आ रहा है, इट यहां पे सब्जेक्ट के रूप में जोड़ देने के लिए आ रहा है कि रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से, एफ्लुएंट का मतलब होता है क्या, वेल ऑफ, एफ्लुएंट का मतलब वेल ऑफ, या फिर रिच, या फिर मनीड। ठीक है, तो धनवान मतलब प्रमोटर्स होते हैं, जो समृद्ध हैं, जो संपन्न हैं, वो प्रमोटर्स होते हैं। हु हैव बीन स्टैंडिंग, जो कि स्टैंड करते हैं एज इंडिविजुअल पर्सनल गारंटर्स। मतलब ये कह रहा है तुलनात्मक रूप से क्या होता है, अपेक्षाकृत जो धनवान प्रमोटर्स होते हैं ना, वही गारंटी लेते हैं। फॉर द लोन्स, किसके लिए, लोन्स के लिए। एक्सटेंडेड टू द कंपनीज, लोन कौन सा, जो कंपनीज को एक्सटेंड किया जाता है। एक्सटेंड का मतलब यहां पे ऑफर या प्रोवाइड से है, जो लोन कंपनी को दिया जाता है। दे प्रमोटेड, जिनको कि उन्होंने प्रमोट किया, गारंटी करने वाले, देने वालों के लिए दे है। रिपीट कर रहा हूं, बैंक्स के पास अब चांस है, किस चीज का चांस है, रिकवरी करने का, बहुत बड़े स्तर पर। मोर फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ ए स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट एंटिटी। ठीक है, मतलब अधिक यहां पे, सिग्निफिकेंटली, सब्सटेंशियली मोर मतलब सिग्निफिकेंटली मोर, काफी बड़ा हिस्सा यहां पे रिकवर कर सकता है बैंक्स। उनके पास एक अवसर आ गया है इस डिसीजन को लेकर
किससे कर सकता है यहाँ पे ये रिकवरी कर सकता है स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट एंटिटी के रेजोल्यूशन से। रेजोल्यूशन का मतलब ये मानकर चलो कि किसी भी संगठन को लोन दिया, किसी कंपनी को लोन दिया और वो कंपनी लोन चुकाने में अब असमर्थ है, तो बैंक क्या करेगा, उसके जो एसेट्स हैं उनको बेचकर वो लोन को मतलब अपना पैसा जो है वापस निकालने की कोशिश करेगा। मॉर्गेज लोन भी होता है, ऐसा तो है नहीं लोन तुरंत आप गए और दे देगा आपको गारंटी के तौर पर कुछ कागज रखवाए जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टी कागज रखवाए जाएंगे, तो प्रॉपर्टी को बेचकर रिजोल्व करेगा। तो इस प्रकार से कॉर्पोरेट एंटिटी जो स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट एंटिटी है, कॉर्पोरेट एंटिटी सब्जेक्ट है, सॉरी नाउन है, इसकी वर्ब है वो स्ट्रेस्ड है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो इसके रिजोल्यूशन से अधिकाधिक यहाँ पे रिकवर कर सकता है बैंक वालों के पास, ऐसा चांस आ गया है। कारण क्या है, क्योंकि अधिकांश केसेस में क्या होता है, अधिकांश केसेस में तुलनात्मक रूप से जो समृद्ध या संपन्न या धनवान जो गारंटर होते हैं ना, वही यहाँ पे पर्सनल गारंटी देते हैं, ठीक है। इट हैज बीन, ऐसा रहा है, द रिलेटिवली एफ्लुएंट प्रमोटर्स के जो तुलनात्मक रूप से संपन्न या समृद्ध या धनवान जो प्रमोटर्स हैं, हु हैव बीन स्टैंडिंग, जो कि खड़े रहे हैं एज इंडिविजुअल पर्सनल गारंटर्स। किस रूप में, इंडिविजुअल पर्सनल गारंटर्स के रूप में। किसके लिए, लोन्स के लिए। लोन्स कौन सा, वो लोन जो कि कंपनीज को दिए गए हैं। दे प्रमोटेड, ठीक है, वो कंपनीज जिनको उन्होंने प्रमोट किया है, ठीक है। ये दे किसके लिए आ रहा है, उन गारंटर्स के लिए आ रहा है। तो सब्जेक्ट देखो बैंक्स है, इसकी वर्ब स्टैंड है, फिर यहाँ पे इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज बीन है। हु रिलेटिव प्रोनाउन प्रमोटर्स के लिए आ रहा है, तो हैव बीन इसके लिए दे रखा है। देख के प्रमोटेड है। बाकी कोई स्टैंड की मतलब बता दिया मैंने कि हैव है, यहाँ पे स्टैंड के अलग अलग मीनिंग होते हैं। स्टैंड का मतलब बी की फॉर्म भी होती है, ठीक है ना। स्टैंड का मतलब यहाँ पे हैव का अर्थ दे रहा है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग दे सकता है। आगे देखिए, सेवरल कॉर्पोरेट लीडर्स। सेवरल जो है वो डिटर्मिनर होता है, सेवरल के साथ में जो नाउन आती है वो प्लूरल आती है, डिटर्मिनर है, ये अनेकों का अर्थ देता है। तो सेवरल कॉर्पोरेट लीडर्स आर सेड टू बी इंपैक्टेड। सेड टू का मतलब यहाँ पे क्या है, सेड टू से मतलब यहाँ पे ये है कि रेडी हैं, तैयार हैं अंडरटेक करने के लिए। तो अनेकों कॉर्पोरेट लीडर्स हैं वो तैयार हैं कि उन पर यहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये निश्चित रूप से प्रभाव पड़ने वाला ही है। इंपैक्टेड दे रखा है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बी इंपैक्टेड। तो कह रहा है कि अनेकों यहाँ पे कॉर्पोरेट लीडर्स हैं जो कि अब रेडी हैं अंडरटेक करने के लिए, या तैयार हैं किसके लिए, कि उन पर प्रभाव पड़ेगा। इस डिसीजन से अनेकों कॉर्पोरेट लीडर्स पर प्रभाव पड़ेगा, ये सब तैयार हो चुके हैं इस चीज के लिए। द प्रमोटर्स ऑफ मैनी डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स। तो इस सेंटेंस में तो देखने को क्या था, सेवरल कॉर्पोरेट लीडर्स में सेवरल डिटर्मिनर था। कॉर्पोरेट लीडर्स हैं वो कंपाउंड नाउन है, आर है वो इसको देखकर वर्ब है, सेट टू फ्रेजल वर्ब है, बी है वो इसलिए लगाया कि पैसिव बनाना था, और पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगी तो इंपैक्टेड लग गया। द प्रमोटर्स ऑफ मैनी डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स। तो अनेकों जो डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स हैं, ऐसे कॉर्पोरेट्स जो कि डिफॉल्टर हैं, जो पैसा नहीं चुका रहे हैं, मैनी का मतलब अनेक होते हैं, तो अनेकों ऐसे कॉर्पोरेट जो कि डिफॉल्टिंग बन चुके हैं, जो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, उनके जो प्रमोटर्स हैं, उनको प्रमोट करने वाले हैं, उनको मतलब जो गारंटी लेने वाले हैं, विच आर फेसिंग एक्शन अंडर द IBC। अभी विच किसके लिए आ रहा है, इन कॉर्पोरेट्स के लिए। तो वो औद्योगिक घराने, वो संगठन, वो कंपनीज जो कि फेस कर रही हैं एक्शन, कार्यवाही, अंडर द IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। तो इसके मतलब कार्यवाही जिन पर चल रही है। हेड फर्निश्ड, तो ये प्रमोटर्स को देखकर हेड फर्निश्ड है। फर्निश का मतलब देना है, प्रोवाइड करना है, गिव है। तो इन प्रमोटर्स ने क्या किया, फर्निश्ड गारंटीज, गारंटी दी थी किसके लिए, फॉर थाउजेंड्स ऑफ करोड्स इन लोन्स, मतलब हजारों करोड़ रुपए की गारंटी दी थी। अवेल्ड बाय द कंपनीज, वो लोन जो कि यहां पे अवेल का मतलब क्या होता है, लाभ उठाना, जिसका लाभ उठाया गया किसके द्वारा, कंपनीज के द्वारा। दे रैन, जिन कंपनीज को उन्होंने चलाया, रन की सेकंड फॉर्म रैन है। यहां तक की बात करें तो कह रहा है कि प्रमोटर्स जो हैं अनेकों डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स के, जिन कॉर्पोरेट्स ने पैसा नहीं चुकाया है, उनके जो प्रमोटर्स हैं वो कॉर्पोरेट्स जो कि अभी जिन पर IBC की प्रक्रिया चल रही है, IBC के तहत केस चल रहा है, ठीक है, उन प्रमोटर्स ने क्या किया, गारंटी दी हजारों करोड़ रुपए लोन की, ठीक है, अवेल्ड बाय द कंपनीज दे रेन। और ये जो प्रमोटर्स है ना, जिन्होंने गारंटी दी थी, उनकी कंपनीज यहां पे इस लोन का फायदा उठा, मतलब कुछ खेल होता है इस प्रकार का कि ये आपस में गारंटी भी दे देंगे, खुद भी पैसा काम में ले लेंगे, इस तरीके का। तो ये जो चीजें हैं, तो जिन कंपनीज को इन्होंने चलाया, उन कंपनीज के द्वारा यहाँ पे हजारों करोड़ रुपए का लोन जो है वो यहाँ पे यूज किया गया, अवेल किया गया, फायदा उठाया गया।
तो इसमें द प्रमोटर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैड फर्निश्ड है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, कॉर्पोरेट्स के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब आर फेसिंग है, दे सब्जेक्ट है तो रेन इसकी वर्ब है, अवेल का मतलब लाभ उठाना है, टेक बेनिफिट है, ठीक है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलोन हैड सबमिटेड इन द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट से है, सर्वोच्च न्यायालय से है। तो करे द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखें जो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इससे पहले द लगेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी आ जाए तो उससे पहले भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है अलोन हैड सबमिटेड, इसने अकेले नहीं सबमिट किया एपेक्स कोर्ट में, है ना। सबमिट किया मतलब इसने अपना एक आवेदन रखा या कुछ बात कही, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अकेले ही सबमिट किया दैट की इट हैड सर्व्ड डिमांड नोटिसेज, कि इट किसके लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोनाउन आ गया कि इसने यहाँ पे सर्व, अब सर्व का मतलब यहाँ पे क्या है, सर्व का वैसे सर्विस करना होता है लेकिन यहाँ पे सर्व का मतलब क्या है, गिव अ लीगल नोटिस, गिव अ लीगल नोटिस। तो ये कोर्ट की लैंग्वेज में इसका मतलब अलग होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने क्या कहा, एसबीआई ने कहा कि भाई हमने डिमांड नोटिसेस दिए हैं, ठीक है, एग्रीगेटिंग मतलब टोटल मिलाकर, कुल मिलाकर, डिमांड नोटिस मतलब पैसा हमें चाहिए वापस, ठीक है, इसके नोटिस भेजे हैं टू मोर देन 39,000 करोड़, कितने रुपए का, 39,000 करोड़ से अधिक का, टू इंडिविजुअल्स मतलब गारंटर्स को, हु हैड साइंड एज गारंटर्स, वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने साइन किए थे गारंटर्स के रूप में, फॉर क्रेडिट लोन के लिए, प्रोवाइडेड टू कॉर्पोरेट एंटिटीज, वो लोन जो कि प्रोवाइड किया गया था कॉर्पोरेट एंटिटीज को, ठीक है, एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशन। तो एसबीआई ने अकेले ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया क्या कि भाई इसने डिमांड नोटिसेस दिए हैं, कितने रुपए के, 39,000 करोड़ से अधिक के, किनको दिए हैं, गारंटर्स को, जिन्होंने साइन किए थे गारंटर के रूप में, और साइन किसके लिए किए थे, लोन के लिए, लोन किसको दिया गया था, कॉर्पोरेट एंटिटीज को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब हैड सबमिटेड, इट सब्जेक्ट उसकी वर्ब हैड सर्व्ड, हु रिलेटिव प्रोनाउन इंडिविजुअल्स के लिए है तो इंडिविजुअल्स की जो वर्ब है वो हैड साइंड, ठीक है। बाकी एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है, सर्व का मतलब यहाँ पे लीगल नोटिस प्रोवाइड करना है, ठीक है। आगे देखें, द जजेस ऑल्सो क्लियर द एयर, क्लियर द एयर एक फ्रेज है, इसका मतलब है डाउट, किसी भी स्थिति में जो डाउट बन रहा है, जो शंकाएं बन रही है उनको हटाने को बोलते हैं क्लियर द एयर। जजेस ने यहाँ पे शंका दूर करी, जजेस ऑल्सो एक एडवर्ब है भाई, इसका प्रयोग आप या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब से पहले कर देते हैं, कई बार सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ जाता है। तो जजेस ने यहाँ पे डाउट जो है वो दूर किया, किस बात को लेकर, तो ओवर लगता है किसी मुद्दे को लेकर जो डाउट था, इस बात को लेकर डाउट था। अनदर इशू, एक और मुद्दा था, अनदर के साथ में नाउन सिंगुलर आएगा, अगर यहाँ एन नहीं होता, देखो ये एन का कमाल है, एन का मतलब एक है, इसलिए इशू यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, अगर एन नहीं होता, अदर होता तो ये इश्यूज होता, ठीक है। तो जजेस ने यहाँ पे डाउट दूर किया, किस मुद्दे को लेकर, अनदर इशू, एक और मुद्दे को लेकर, दैट इज बाउंड टू स्ट्रेंथन। अब ये मुद्दा कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, इस इश्यू के लिए है, वो मुद्दा जो कि बाउंड टू का मतलब यहाँ पे सर्टेन या लाइकली टू हैपन, ये हैपन की स्पेलिंग सही कर लेना भाई, HAPPEN, और इसको एक्सट्रीमली लाइकली टू हैपन कर दो कि जो निश्चित है होगा ही, ठीक है। तो वो मुद्दा जो कि यहाँ पे निश्चित ही क्या करेगा, क्रेडिटर्स की पोजीशन को मजबूत करेगा, क्रेडिटर्स कौन हो गए, लोन देने वाले, उनकी स्थिति को मजबूत करेगा। इन ऑल, किस चीज में, सभी, ऑनगोइंग जो कंटिन्यूअस चल रहे हैं, फ्यूचर जो भविष्य में चलेंगे, और एंड इवन कंप्लीटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, और यहां तक कि, इवन का मतलब भी, ये एडवर्ब है, यहां तक कि जो पूरे हो चुके हैं, मतलब जिसमें दिवालिये की प्रक्रिया जो है, इंसॉल्वेंसी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो चुकी है, उसमें भी कह रहा है जजेस ने यहां पे डाउट क्लियर किया एक और मुद्दे पर। वो मुद्दा क्या है, वो मुद्दा ये है जो कि यहाँ पे निश्चित रूप से क्रेडिटर्स की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा सभी केसेस में, चाहे वो केस अब चल रहा हो या भविष्य में चलने वाला हो, या ऐसा कोई केस हो जिसमें इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स जो है कंप्लीट हो चुकी हो, उन सब में क्रेडिटर्स की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रेंथन करने वाला चीज़ है, उसको यहाँ पे इसके लिए भी डाउट क्लियर कर दिया। तो जजेस सब्जेक्ट हो गया, क्लियर्ड यहाँ पे वर्ब है, इसके बाद में दैट रिलेटिव प्रोनाउन अनदर इशू के लिए है, इसकी वर्ब इज है, ठीक है। ये बाउंड इसी कारण से क्योंकि इज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। वैसे बाउंड टू का मतलब सर्टेन है, एडजेक्टिव है। आगे इसमें द बेंच रूल्ड दैट, बेंच जो 2 जजेस की बेंच थी उसकी बात कर रहा है, रूल्ड का मतलब निर्णय दिया, डिसीजन दिया, तो ये इसकी वर्ब है। तो बेंच ने क्या निर्णय दिया, दैट की द अप्रूवल ऑफ ए रेजोल्यूशन प्लान,
अप्रूवल ऑफ ए रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान का मतलब क्या है? वही कि आप अगर अपना पैसा वापस चाहते हो तो कंपनी के जो भी मॉर्गेज रखा गया था, जो भी पैसा, जो भी मतलब कागज रखे गए थे, जो प्रॉपर्टी का एसेट्स के कागज रखे गए थे, उन सबको बेचकर पैसा वापस लिया जाए, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन प्लान। तो बेंच ने यहाँ पे निर्णय दिया क्या कि जो अप्रूवल है रेजोल्यूशन प्लान का, किसके लिए? कॉर्पोरेट डेटर के लिए। जो भी पैसा जिसने लिया है वो डेटर है, डज नॉट एक्सटिंग्विश। तो यह पर्सनल गारंटर की जो लाइबिलिटी है उसको एक्सटिंग्विश नहीं करता। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या है? वैसे तो बुझाना होता है, आग बुझाने के लिए एक्सटिंग्विश का यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर आपने सुना हुआ होगा। लेकिन यहां पे एक्सटिंग्विश का मतलब है एंड करना, पुट एन एंड, समाप्त करना। तो कह रहा है बेंच ने यहां पे निर्णय दिया कि अगर मान लो कॉर्पोरेट डेटर के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिल गई है, कि केस चला आईबीसी के तहत और उसमें कह दिया कि ठीक है आप उनकी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के और पैसा वापस ले लो, ठीक है। ऐसा करने से भी यहाँ पे पर्सनल गारंटर की जो लायबिलिटी है, जिस व्यक्ति ने साइन किए थे वहां पे जाके कि पैसा नहीं मिलेगा तो मैं चुकाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूं, तो उसकी पर्सनल गारंटी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है, उसकी लायबिलिटी यहाँ पे खत्म। लायबिलिटी का मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। विच इट सेड, जो कि इसने कहा कि अराइजेज आउट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो चीज है ना, ये जो लाइबिलिटी है ना, अराइज आउट का मतलब होता है इमर्ज होना। ये जो यहाँ पे लाइबिलिटी है वो तो यहाँ पे निकल कर आती है किससे? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है। जैसा कि सरकार ने 2019 का नोटिफिकेशन दिया था, उसमें कहा था कि एक अलग सी क्लास इसको मान लिया जाए, तो आपकी जिम्मेदारी तो बनती है, आपसे तो पैसा लिया जाएगा, कार्यवाही आपके खिलाफ तो होगी ही होगी, ठीक है। तो बेंच ने यहाँ पे रूल किया, बेंच सब्जेक्ट रूल वर्ब दैट कंजंक्शन द अप्रूवल में दैट डिटरमिनर अप्रूवल नाउन, ठीक है। तो जो अप्रूवल है रेजोल्यूशन प्लान का कॉर्पोरेट डेटर के लिए, ये यहाँ पे खत्म नहीं करता है किस चीज को? गारंटर की जिम्मेदारी को, ठीक है। मान लिया आपने रेजोल्यूशन प्लान का अप्रूवल आपको मिल गया आईबीसी के तहत, उसके बावजूद भी पर्सनल गारंटर की लायबिलिटी यहाँ पे खत्म नहीं होगी। विच इट सेड, ये इट आ रहा है वो इस बेंच के लिए आ रहा है, ठीक है। जो कि इसने कहा, क्या कहा कि ये जो लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी के लिए विच आ रहा है, ये लायबिलिटी जो है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट से पैदा होती है। ये जिम्मेदारी किससे बन रही है? इसकी लायबिलिटी क्यों आ गई, क्यों रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? क्योंकि एक अलग सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारे बीच में, तो आपको तो पैसा चुकाना ही पड़ेगा, आपके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही। लेंडर्स कैन नाउ प्रोसीड। लेंडर्स जो है अब यहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं। लेंडर्स मतलब जो उधार दे रहा है, देनदार है, वो अब क्या कर सकते हैं? कार्रवाई कर सकते हैं। किसके खिलाफ? गारंटर्स के खिलाफ। टू एनहांस रिकवरी, किस लिए? रिकवरी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। एनहांस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना, वर्ब है। तो रिकवरी को एनहांस करने के लिए यहां पे क्या कर सकते हैं? प्रोसीडिंग यहां पे की जा सकती है गारंटर के खिलाफ। दैट मोस्ट बैंक्स एग्री, गिवन दैट, ये देखते हुए, कंसीडरिंग का मतलब देगा, ये प्रेपोजिशन है, ये देखते हुए कि मोस्ट बैंक्स अग्री टू हेयर कट्स। हेयर कट का मतलब यहाँ बालों को काटना नहीं है, हेयर कट का मतलब यहाँ रिडक्शन इन अमाउंट है, ठीक है। क्योंकि अधिकांश बैंक जो है वो सहमत हो जाते हैं किस चीज को लेकर? हेयर कट्स को लेकर। हेयर कट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि भाई जैसे आपने कोई लोन लिया और आपने मॉर्गेज के तौर पर कुछ रख दिया, ठीक है। अब जो आपने कुछ चीज रखी है उनके पास, उसकी वैल्यू जो है वो बैंक्स जो है वो कम करके लेते हैं। जैसे मान लो कोई आपने 1 करोड़ का लोन लिया, और 1 करोड़ का जो लोन आपने लिया है, इसमें आपने कागज जो रखे हैं किसी प्रॉपर्टी के, वो फिलहाल मान लीजिए उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, तो बैंक उसको 80 लाख का मान के चलता है, तो ये हेयर कट है। तो अमाउंट को कम करके मानना, उसको हेयर कट बोलते हैं। रिडक्शन इन अमाउंट, रिडक्शन जो होता है, कटौती जो होती है अमाउंट में, उसको बोलते हैं हेयर कट। तो ये देखते हुए कि अधिकांश बैंक्स जो हैं वो यहाँ पे सहमत हो जाते हैं हेयर कट्स को लेकर। व्हेन नेगोशिएटिंग, जब वो चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं रेजोल्यूशन प्लान को लेकर विद अ न्यू प्रमोटर। और किसके साथ चर्चा करते हैं? मतलब किसी को तो बेचेंगे ना ये भाई, ये जो रेजोल्यूशन प्लान होगा कि भाई जो प्रॉपर्टी बेचकर हम पैसा वापस लाएंगे तो किसी और को बेचेंगे ये, तो जिसके साथ बेचेंगे उसके साथ ये चर्चा होती है, उनकी नेगोशिएशन होता है फॉर द डिफॉल्टिंग कंपनी। और किसके लिए? प्रमोटर, जो डिफॉल्टिंग कंपनी है, कि उसको सपोर्ट करने वाला, कि भाई तुम खरीद लो और तुम पैसा चुका दो, तुम इसको सपोर्ट कर दो, इस तरीके से। यहां तक बात का लेंडर सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब कैन प्रोसीड है। फिर मोस्ट बैंक्स, मोस्ट यहां पे अधिकांश का मीनिंग देता है। जब मोस्ट अधिकांश का मीनिंग देता है तो उससे पहले डिटरमिनर नहीं लगता है। अगर इससे पहले ए लगता है, अ मोस्ट, तो इसका मतलब मान के चलना, इसका मतलब होगा वेरी। अगर ये द लगता है तो ये डिग्री सुपरलेटिव होगी एडजेक्टिव की, याद रखिएगा। तो यहाँ पे तो अधिकांश का मीनिंग दे रहा है कि ये देखते हुए
कि लेंडर्स जो हैं अब कार्रवाई कर सकते हैं गारंटर्स के खिलाफ रिकवरी को बढ़ाने के लिए। इसको देखते हुए कि अधिकांश बैंक जो है वो हेयर कट्स पर सहमत हो जाते हैं जब वो चर्चा करते हैं रेजोल्यूशन प्लान की किसी एक नए प्रमोटर के साथ। प्रमोटर किसका? डिफॉल्टिंग कंपनी का, जो डूब चुकी है कंपनी, जो नॉन परफॉर्मिंग में चली गई है, जो बैड लोन में चली गई है, जो पैसा नहीं चुका पा रही है, उसका जो प्रमोटर होगा उसके साथ यहाँ पे हेयर कट्स के लिए सहमत हो जाते हैं अधिकांश बैंक्स। द ओनली रिंकल, रिंकल का वैसे झुर्रियां होती हैं लेकिन यहां पे रिंकल का मतलब छोटी सी समस्या, अ स्मॉल प्रॉब्लम। तो द ओनली, ओनली का मतलब केवल होगा, द लगता है ओनली से पहले तो इसका मतलब सिंगल, एकमात्र। एकमात्र यहां पे छोटी समस्या क्या है, वो ये है दैट वंस द रेजोल्यूशन प्लान बिकम्स लीगली बाइंडिंग, कि जब एक बार जो रेजोल्यूशन प्लान जो है वो कानूनी तौर पर बाइंडिंग हो जाता है। बाइंडिंग का मतलब क्या है? ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? कंपल्सरी। तो कह रहा है कि अब छोटी सी समस्या यहां पे ये बन जाती है कि एक बार जब रेजोल्यूशन प्लान कानूनी तौर पर बाध्यकारी हो जाता है, कानूनी मोहर लग जाती है कि ठीक है आपको रेजोल्यूशन प्लान को तो अप्रूव कर ही दिया है, अब ये तो होकर रहेगा। द गारंटर लूजेस द रिकोर्स, तो अब गारंटर के पास कोई रास्ता नहीं रहता। गारंटर रिकोर्स का मतलब यहां पे क्या है? ऑप्शन। तो गारंटर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, गारंटर के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहता, कोई विकल्प नहीं रहता। किस चीज का? टू रेमेडी, मतलब उसके पास कोई उपाय नहीं होता। फ्रॉम द बोरोवर, किससे? बोरोवर का मतलब जो उधार लेने वाला है उससे। व्हेन द क्रेडिटर इन्वोक्स द पर्सनल गारंटी, जब क्रेडिटर जो है, जो उधार देने वाला है, इन्वोक का मतलब यूज करना, जब वो पर्सनल गारंटी को यूज कर लेता है तो उसके पास कोई चारा रहता, मतलब फंस के रह जाता है, कहने का मतलब ये। तो कह रहा है एकमात्र यहां पे समस्या ये आ जाती है कि रेजोल्यूशन प्लान जो है, जो कानूनी तौर पर पास हो जाता है, जो ऑब्लिगेटरी बन जाता है, तो गारंटर के पास कोई उपाय नहीं रहता, ठीक है, उसके पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है। जब क्रेडिटर पर्सनल गारंटी को यूज कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद में ये फंस के रह जाता है, इसको निकलने का कोई रास्ता बचता नहीं है। रेजोल्यूशन प्लान भी निकल चुका, आप पैसा भी जुटा लोगे, लेकिन ये फंस के रह जाता है, ये छोटी सी समस्या रहती है। तो द ओनली रिंकल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। रेजोल्यूशन प्लान सब्जेक्ट है, बिकम्स इसकी वर्ब है। द गारंटर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब लूजेज है। द क्रेडिटर सब्जेक्ट है, इन्वॉक्स इसकी वर्ब है। रिकोर्स का मतलब ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव है। बाइंडिंग का मतलब ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी है। आगे देखिए, एंटरप्रेन्योर्स विल नाउ हैव टू थिंक। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या हो गया? ये हो गया जो बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन जो लोग हैं, उद्योगपति जो लोग हैं, अब उनको करना पड़ेगा। विल हैव टू लगाते हुए इसका मतलब ऐसा करना पड़ेगा, जैसे यू विल हैव टू स्टडी अ लॉट, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ही विल हैव टू कम हेयर, उसे यहां आना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंसेस जो अंडर कंपल्सन हो, फ्यूचर की बात करते हो, तो विल हैव टू, शैल हैव टू लगाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स को यहां पे सोचना पड़ेगा ट्वाइस, 2 बार। अब उनको 2 बार सोचना पड़ेगा बिफोर साइनिंग ए पर्सनल गारंटी, कि जब कोई पर्सनल गारंटी वो देंगे ना, उससे पहले 2 बार सोचेंगे वो, क्योंकि वो फंस के रह जाएंगे गारंटी देंगे तो एंटरप्रेन्योर्स को यहां पे पर्सनल गारंटी साइन करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा, अनलेस दे कैन बी वेरी सर्टेन। यदि वो, अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ नॉट। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। तो यदि वो, अब इसका मतलब इफ नॉट है तो अनलेस नेगेटिव हो गया, तो अनलेस में नॉट नहीं लगेगा, तो जिस क्लोज में अनलेस होगा वहां पे नॉट नहीं लगता। अनलेस दे कैन बी वेरी सर्टेन, यदि वो बहुत ज्यादा सर्टेन नहीं है, दैट द बिजनेस दे फाउंड, कि जिस बिजनेस को उन्होंने फाउंड किया है, मतलब जिन्होंने जिस बिजनेस को सपोर्ट करना चाहते हैं, विल नॉट फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का मतलब क्या हो गया? संघर्ष करना, लड़खड़ाना, ये सब मतलब है, ठीक है। कि वो अगर श्योर नहीं हो जाएं, सर्टेन नहीं हो जाएं कि जिस बिजनेस को वो गारंटी दे रहे हैं, जिसके लोन की वो गारंटी दे रहे हैं, वो यहाँ पे संघर्ष नहीं करेगा, वो लड़खड़ाएगा नहीं, तो फिर भाई वो गारंटी भी नहीं देंगे। तो यही है कि एंटरप्रेन्योर्स को 2 बार सोचना पड़ेगा किसी भी पर्सनल गारंटी को साइन करने से पहले, यदि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं हो जाते हैं कि जिस बिजनेस को उन्होंने फाइंड किया है, मतलब जिन बिजनेस को यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं, जिस बिजनेस को यहाँ गारंटी दे रहे हैं, वो यहाँ पे संघर्ष नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है तो उनको सोचना पड़ेगा एक बार बहुत ज़्यादा। एंटरप्रेन्योर सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब विल हैव टू हो गया। दे सब्जेक्ट है, कैन बी इसकी वर्ब है, और दे यहाँ पे है तो फाउंड इसकी वर्ब है, और द बिजनेस जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब विल नॉट है, ठीक है। तो ये आपका आज का एडिटोरियल हुआ। बिजनेस आर्टिकल थोड़े से मुश्किल, थोड़े से लगते हैं कॉम्प्लेक्स, लेकिन बहुत आसान करके हम पढ़ते हैं इसको। अब देखिए रिवीजन, पिछले जो सेशंस थे उनमें कुछ वर्ड्स आए थे। सैलियंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, सैलियंस से मतलब है इम्पोर्टेंस, या फिर आप इसे कह सकते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस महत्व को बोलते हैं, महत्व।
रेजिंग का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम, सीवियर, बहुत ही उग्र जो होता है उसको बोलते हैं रेजिंग। जैसे रेजिंग वायलेंट भी कह सकते हो इसको। जैसे कोई भी अनकंट्रोलेबल कोई चीज़ है, जैसे कोई बीमारी है वो एकदम रेजिंग डिजीज़ है, तो इसका मतलब वायलेंट है, बहुत ही सीवियर है, बहुत ही एक्सट्रीम है, उग्र है, काफ़ी अनकंट्रोल तरीके से बढ़ रही है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है फॉर्म या फिर क्रिएट, बनाने को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट। पेरेनियल का मतलब होता है एंडलेस, जिसका कोई अंत ना हो, अनएंडिंग, ठीक है, जो लगातार चलने वाला हो, एंडलेस हो। और इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी या फिर प्रोविजनल, अस्थाई, अस्थाई को बोलते हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पिछले कुछ सेशंस में हमने डिस्कस किया हुआ है सारे वर्ड्स। अब ये देखते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस। देखो, डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डेस्पाइट में ऑफ नहीं लगता है, ये सब बातें याद रखें। डेस्पाइट के बराबर रख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ। तो ये कुछ चीज़ें आपको डेस्पाइट देखते याद आ जानी चाहिए। इसमें ऑफ नहीं लगेगा, ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब के बावजूद होता है। तो डेस्पाइट द गारंटीड ग्रोथ, गारंटीड पास्ट पार्टिसिपल है, ग्रोथ नाउन है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब आय, इनकम, जो पैसा आएगा, तो जीएसटी के माध्यम से जो पैसा आएगा उसमें ग्रोथ जो है गारंटीड है, ठीक है, कि भी वृद्धि तो होगी होगी, जीएसटी में जो पैसा आने वाला है उसमें वृद्धि होगी ही होगी। इसके बावजूद भी द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव सीन, राज्य सरकारें जो हैं उन्होंने देखा है क्या? अ डिप, डिप का मतलब गिरावट, ड्रॉप, रिडक्शन, डिक्लाइन, इन्होंने देखा है कि गिरावट आई है। डिप का मतलब गिरावट, ए दे रखा है तो नाउन है ये डिटर्मिनर के बाद में। इन ओवरऑल टैक्स बॉयंसी, किसमें? कुल मिलाकर जो टैक्स बॉयंसी है उसमें। बॉयंसी क्या होता है? ग्रोथ, इंक्रीज। तो टैक्स में ग्रोथ जो होनी चाहिए थी ना, उसमें गिरावट आई है। किसमें? इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, पिछले 1-2 सालों में। कपल ऑफ का मतलब इक्के दुक्के, ठीक है। कोजिंग डैम टू कर्ब, और इससे हुआ क्या? डैम यहाँ पे स्टेट्स के लिए आ रहा है। अब ये जो गिरावट आई है ना टैक्स की ग्रोथ में, इससे क्या हुआ है? इससे यहाँ पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने कर्ब किया। कर्ब का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेन, रोकना, नियंत्रित करना। इससे उन्होंने क्या किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होना है, पूंजी का जो खर्चा है, कैपिटल मतलब पूंजी, एक्सपेंडिचर वे, इसको इन्होंने रोका, प्रतिबंधित किया, है ना, थोड़ा सा इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाए। एंड अंडर परफॉर्म, और साथ में क्या हुआ? ये मतलब जितना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था उतना परफॉर्म नहीं कर पाए। अंडर परफॉर्म का मतलब जितना परफॉर्म करना डिजर्व करते थे, जितना आपसे एक्सपेक्टेड था उतना आपने नहीं किया। इन कंपैरिजन टू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, किसके तुलना में? सीपीएसईज के तुलना में। ये कौन है? ये केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जो संस्थाएं होती हैं उसकी तुलना में। एंड इवन द सेंटर, और यहां तक कि केंद्र सरकार की तुलना में भी द अदर 2 पिलर्स ऑफ पब्लिक कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपेक्स जो है ये इसकी फुल फॉर्म ये है, ठीक है। ये 2 पिलर्स हैं, 2 आधार हैं, किसके? कैपेक्स के। कौन कौन से? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा कौन? ये जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो। रिपीट कर रहा हूं भाई, ये बात पक्का है, यहाँ पे गारंटीड ग्रोथ है जीएसटी रेवेन्यू में, उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने पिछले 1-2 सालों के अंदर जो ओवरऑल टैक्स बॉयंसी है उसमें गिरावट देखी है। और जब टैक्स में गिरावट आई है तो इसके चलते क्या किया है? इसके चलते इन्होंने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, भी पैसा कम आएगा तो क्या करोगे? खर्चा कम करोगे, तो इन्होंने भी खर्चा कम कर दिया। और साथ में इन्होंने अंडर परफॉर्म भी किया, किसकी तुलना में? सीपीएसईज की तुलना में, और यहां तक कि सेंटर की तुलना में। ये 2 अन्य पिलर्स हैं पब्लिक कैपेक्स के, ठीक है। आगे देखिए, दिस अमाउंटेड टू, अब ये बराबर था। अमाउंटेड टू का मतलब क्या होता है? इक्वल होना, इक्वल, है ना। बक द ट्रेंड का मतलब होता है बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना। टू डेवलप इन एन अनएक्सपेक्टेड वे, कि जैसा आपने सोचा नहीं था वैसा मतलब निकल कर आ रहा है, उसको बोलते हैं बक द ट्रेंड। ये एक अच्छी फ्रेज है, याद नोट कर लेना इसको। तो यह जो था बराबर था किस चीज के? बकिंग द ट्रेंड, इस चीज के बराबर था। अब ये टू के साथ आईएनजी नहीं है, ये अमाउंट टू पूरी फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसको देखकर आईएनजी है। प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बाद में आईएनजी लगता है। तो ये तो बराबर था किस चीज के? ये समान था बकिंग द ट्रेंड ऑफ सेवरल इमीडिएट पास्ट ईयर्स। सेवरल का मतलब अनेकों, इमीडिएट में तत्कालिक मतलब ठीक पहले वाले, पास्ट ईयर्स पिछले साल, ठीक है। जैसे हमें 2021 चल रहा है, तो अब 2020 ये इमीडिएट पास्ट हो गया, 2019 ये इमीडिएट पास्ट हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो था एक्चुअल में यहाँ पे ट्रेंड बिल्कुल अलग देखने को मिला पिछले सालों की तुलना में। कैसे? क्योंकि
व्हेन मतलब पिछले सालों की बात कर रहा है, स्टेट्स हैड टर्न्ड इन अ बेटर शो, राज्य जो हैं इन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था इन फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल मतलब वित्तीय, कंसोलिडेशन कंसोलिडेट करने की प्रक्रिया है, सुदृढ़ीकरण को बोलते हैं, स्ट्रेंथनिंग को बोलते हैं। तो यहाँ पे इन सालों के अंदर, पिछले सालों में स्टेट्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, वित्तीय कंसोलिडेशन दिखाया था, कैपिटल स्पेंडिंग में अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, मतलब पूंजी अच्छी खर्च की थी, मेंटेनिंग ए पब्लिक कैपेक्स रेशियो, मेंटेन करते हुए, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, मेंटेन करते हुए क्या, कैपिटल रेशियो, पब्लिक कैपिटल रेशियो की पूंजी का अनुपात, जैसे 3 बताया ना, एक सेंटर यहाँ पे पैसा खर्च कर रहा है, एक सीपीएसईज खर्च कर रहे हैं, एक स्टेट्स खर्च कर रहे हैं। तो 2020 का वित्त वर्ष है ना, उसमें इसने देखा कि 5 तो था, 5 तो खर्च किया भाग स्टेट ने, 3.6 खर्च किया सीपीएसईज ने, और केंद्र ने खर्च किया 3.4। तो ये बक द ट्रेंड कहा, क्योंकि अभी तो सेंटर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, सीपीएसई ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन पिछले सालों की अगर बात करें तो उसमें यहाँ पे ट्रेंड, मतलब पिछले सालों में तो थोड़ा सा अलग था, इस कारण से इसने कहा बकिंग द ट्रेंड। तो ये जो चीज़ हुई ना, ये अभी इसने बात करी, ये वाली जो बात करी है, ये जो चीज़ थी ना वो बराबर थी किस चीज़ के, कि जो तत्कालिक पिछले साल हैं, अनेकों पिछले सालों के तुलना में यहाँ पे अलग रुझान देखने को मिले। क्योंकि पिछले सालों में क्या हुआ, स्टेट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया था किस चीज़ में, फिस्कल कंसोलिडेशन में और कैपिटल स्पेंडिंग में, मतलब पूंजी सुदृढ़ीकरण में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और पूंजी भी अच्छे से खर्च की, और इस प्रकार से मेंटेन किया पब्लिक कैपेक्स रेशियो को, पब्लिक एक्सपेंडिचर रेशियो को। इन तीनों का रेशियो ये आया 2020 में। इसका मतलब सबसे अधिक खर्चा करने वाले स्टेट थे, लेकिन इस बार स्टेट ने यहाँ पे टैक्स ग्रोथ में गिरावट देखी, इसलिए इसने अपना हाथ मतलब मुट्ठी जो है बंद कर ली, पैसा खर्च नहीं करना चाहा। अब की बार खर्चा ज़्यादा किसने किया, यहाँ पे सीपीएसईज ने किया, और यहाँ तक कि सेंटर ने भी अच्छा खर्चा किया कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के कुछ चीज़ें हम डिस्कस करी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस मैंने जोड़ दिया है साथ में, इसी के साथ हम रेगुलर पढ़ेंगे, और बस आप शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।